आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 11 जिसमें ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता लेसन चैप्टर का नाम है और आज प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है 11 में कुल 8 प्रमेय दिया हुआ है, 10 दिया है, मतलब 2 को हम खुद उत्पन्न करेंगे लेकिन हम उसको करेंगे नहीं, केवल 8 पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि अब लेसन मतलब प्रश्नावली 2 से प्रमेय शुरू होता है। एक में हमने प्रमेय यूज नहीं किए थे, तो मैं प्रमेय की सिद्ध करना, उत्पत्ति और सिद्ध करना नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट घटना क्या है वह बताता हूँ, क्योंकि लेसन 12 में भी क्या है 14 प्रमेय दिया है। तो इससे क्या होगा कि इसमें 8 उसमें 14 प्रमेय की उत्पत्ति और सिद्ध करने में क्या हो जाएगा, दिमाग का कचड़ा हो जाएगा। तो हम केवल घटना याद करेंगे, घटना से ही हमारे प्रश्नावली के प्रश्न हल हो जाएंगे। 11 में भी और 12 लेसन में भी। ठीक है, तो केवल घटना याद रखेंगे और उत्पत्ति और सिद्ध करना हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में भी नहीं आता उत्पत्ति को सिद्ध करना। ठीक है, तो प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन, रेखाखंडों के समान अनुपात में विभाजन होगा। ठीक है, इसको समझाता हूँ ये क्या है। तो मैं पहले प्रश्न कुल 2, 3, 4 और 5 में 4 प्रश्नावली में क्या है वो दिया है प्रमेय। तो प्रश्नावली के जो पहले बताऊंगा प्रमेय को, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2 में केवल 2 ही प्रमेय है और उनमें से केवल पहला प्रमेय ही उपयोग में आता है, दूसरा नहीं आता है। ठीक है, दूसरा कहीं पर भी मैंने नहीं देखा है उपयोग प्रश्नावली 2 में। ठीक है, तो केवल एक ही आएगा, लेकिन उसको भी बता दूंगा। ठीक है, तो जो पहला और दूसरा प्रमेय है प्रश्नावली 2 के लिए, वो रेखाखंडों का समान अनुपातिक विभाजन में है। देखो रेखाखंड क्या होता है, पहले यहीं पे देखो एक सीधी रेखा है। ठीक है, ये कहलाता है रेखाखंड। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा लंब डाल दूं, भले ये बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं, समान अनुपात में है ये दोनों रेखाखंड। ए मतलब ये बी, ये रेखाखंड यहाँ पे मैंने एल कर दिया, तो ये ए एल और एल बी दोनों समान अनुपात में, बराबर में नहीं है। देखो ये छोटा दिख रहा है ना और ये बड़ा, लेकिन ये दोनों समान अनुपात में। समान अनुपात मतलब क्या, देखो समान अनुपात पहले भी बता चुका हूँ मैं कि जैसे ये 12/24 है और ये 1/2 है, तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, तो ये 1/2 ही है। देखो दोनों यानी 1:2, 1:2। भले ये 12/24 और ये 12/1 है, लेकिन दोनों को अगर अनुपात में मतलब सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, मतलब कटा के, तो 1:2 में। अनुपात मतलब समान अनुपात में होनी चाहिए, लेकिन साइज अलग अलग हो सकता है, साइज लंबाई चौड़ाई जो भी अलग अलग हो सकता है। अनुपात एक ही होनी चाहिए, 1:2, 1:2। ठीक है, वैसा ही तो यहाँ पे रेखाखंडों का ना समान अनुपात में विभाजन होगा, बराबर नहीं, याद रखना इसको। तो यहाँ पे ये लिखो समान अनुपात में विभाजन, उस ये नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो प्रमेय पहला बताता हूँ और दूसरा उसका जस्ट विलोम है। ठीक है, तो उसका यूज भी नहीं है प्रश्नावली 2 में, तो एक ही क्वेश्चन से हमारा कारनामा हो जाएगा। तो प्रमेय पहला, इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय कहते हैं। ठीक है, ये आगे काम आएगा, ये 12 में भी थेल्स, 12 या आगे भी कहीं पे मैंने और पढ़ा इसको। तो प्रमेय एक को थेल्स प्रमेय कहते हैं, लेकिन ये जो प्रमेय एक है वो ज्यामिति का आधारभूत प्रमेय है, मतलब प्रमेय एक से अन्य प्रमेय निकलते हैं। ठीक है, जैसे एक है तो एक से एक रहेगा तभी तो 2, 3, 4, 5 आएंगे, ऐसे ही। ठीक, ऐसा ही है थेल्स प्रमेय। इसको आधारभूत प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक, यहाँ पे समानुपातिक है ना, आधारभूत समानुपातिक ये स है ना। ठीक है, समानुपातिक प्रमेय, या इसको हम, ठीक है, प्रमेय ही बोलते हैं, प्रमेय लिख दिया ना, प्रमेय है ये।
ठीक है। ये यहाँ पे समान अनुपातिक या अनुपातिक भी बोल सकते हैं इसको, अनुपातिकता ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय, ठीक है। सर्वाधिक प्रमेय एक को मतलब थेल्स प्रमेय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये थेल्स वैज्ञानिक ने मतलब गणितज्ञ ने इसको गणित में बताया था, पर इससे पहले भी ये प्रमेय था, थेल्स से पहले भी, ठीक है। लेकिन इसने चूंकि ये क्या है, एक यूनानी है, तो उधर से ही सब चीज़ चला गया अंग्रेजों के मतलब पश्चिमी देशों में थेल्स था, थेल्स का ही माना जाता है। तो प्रमेय एक क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज, ठीक है, शॉर्ट में लिखा रहा हूं मैं, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो रेखा को भिन्न स्थान पर क्या है, स्थान पर काटती हो तो यह रेखा जो समांतर खींचे, यह रेखा उन दोनों रेखा को समान अनुपात में समान अनुपात लिख रहा हूं, दोनों रेखा को बराबर नहीं काटती है, समान अनुपात में, ठीक है। साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन अनुपात बराबर ही होंगे, समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। ये मैं बोल के लिख के बता दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो मैं अब केवल घटना बस बता रहा हूं मैं डायग्राम के माध्यम से, और इसमें क्या क्या चीज़ें कुछ नहीं दिया है। देखो, इसको मैं जो बोला हूँ इसको मैं अभी करके दिखा देता हूँ। ये एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। ये एक त्रिभुज है, इसको मैं ए बी ये सी, देखो अब मैंने क्या कहा, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मैं मान लूं बी और सी के समांतर में एक रेखा खींच दिया, समांतर है ना, ठीक है। ऐसे कर देता हूं, ऐसे खींच देता हूं मैं, ऐसे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसमें लगे रहे, ठीक है। ये रेखा खींच दिया मैंने, बी सी के समांतर है, समांतर मतलब समझते हो ना, समांतर। ये रेखा इधर जा रही है, सीधी जा रही है, और ये रेखा भी इधर सीधी जा रही है, तो ये दोनों सीधी चलते ही रहेंगे आगे, दोनों कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ठीक है। यही समांतर कहलाता है। मान लो एक रेखा ऐसे जा रही है और एक रेखा ऐसे जा रही है, देखो थोड़ा सा तिरछा नहीं है, तो ये एक दूसरे से, अगर ये इधर जाए इधर, तो एक दूसरे को किसी बिंदु पर ये काट सकती है ऐसे, ठीक है। तो यही कह रहा हूं मैं, समांतर अनंत दूरी तक चलती ही रहेगी, कभी एक दूसरे को काटेगी ही नहीं, ये समांतर कहलाता है, समान अंतर में चलता रहता है। तो ये मैंने बी सी के समांतर एक रेखा खींच दिया, इसको मैं डी नाम दिया, और इसको ई, यहाँ पे ना ये बिंदु को रेखा खींचा हूँ तो दिखाने के लिए रेखा खींचा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे बी सी किया हूँ ना, जरूरी नहीं है, देखो त्रिभुज ऐसा है हमारा, ये ए बी सी, मैंने बी सी के समांतर खींचा है, हम ए बी के भी खींच सकते हैं ऐसे, देखो ए बी के समांतर समझो अब इसको, वैसे ही हम ए सी के समांतर भी खींच सकते हैं ऐसे, जरूरी नहीं है बी सी का ही रहे, ठीक है। ये बी सी और ये ए है, अब मैं इसके समांतर खींच रहा हूँ, ये देखो, अब इधर से देखो, ये ए है ये सी है, इन दोनों के समांतर ये रेखा है, ठीक है।
तो हम किसी भी एक भुजा के समांतर खींचेंगे क्या रेखा, जो दो अन्य रेखा, मैंने BC के समांतर रेखा खींचा, देखो दोनों एक समान अंतर से अनंत दूरी तक चलेगी, लेकिन त्रिभुज के दो अन्य भुजा ये AB और ये AC को किसी बिंदु पर काट रही है यहाँ पे। तो ये जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु पर क्या है, ये A और D, AD और DB क्या है, समान अनुपात में होंगे, मैं यही कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये AD और ये DB बराबर नहीं है, समान अनुपात में है। देखो ये छोटा, ये बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, लेकिन अनुपात में समान है ये, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही चीज है, इसको क्या क्या कहते हैं तो बता दिया। इसका जो गणितीय मतलब गणितीय स्वरूप है ये दिखाता हूँ। ये DE को पहले लिखेंगे समांतर है बताने के लिए, त्रिभुज में, त्रिभुज ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में, पूरा ABC में क्या है, ये DE पहले लिखेंगे समांतर बताने के लिए, DE समांतर की चिन्ह है ये, ठीक है, बराबर, खड़ी वाला बराबर, ठीक है। और DE लिखा मैंने, उसके बाद BC जो त्रिभुज की भुजा है, एक भुजा, उसको पीछे में लिखेंगे, ठीक है। DE के समांतर है BC या BC के समांतर है DE, जो भी उल्टा पुल्टा कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे बुक में दिया है शुरू में क्या है, उस रेखा को लेंगे जो विभाजित करे, ठीक है। तो BC इधर लिख रहा हूँ भुजा को, त्रिभुज की, ये BC, ठीक है। तो DE समांतर है BC के, ये DE समांतर है BC के। तो आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, ये AD ये AD, ठीक है, बटा में DB। देखो ऊपर से ही हमेशा जो डिनोट किए नाम मतलब कोणों को या, ठीक है, बिंदुओं को, उसको ऊपर से नीचे की ओर जाना है, ठीक है, हमेशा AD उसके बाद DB, बटा में करता हूं मैं DB, ठीक है। अब देखो ये AD के बराबर है AE, ठीक है, ये आधारभूत प्रमेय लिख रहा हूं मैं, AE, देखो AD किया था तो AD के बराबर है AE, बटा करता हूं मैं, अब DB था वैसे ही EC होगा, EC, यही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है AD के बराबर में, AD के बराबर में होगा हमेशा AE, और DB के बराबर में हमेशा होगा EC। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये रेखा और ये रेखा दोनों बराबर रहेगा, और ये रेखा दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये है, यही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। और इसी का बस इन्हीं दोनों, देखो ये कंडीशन बताएगा DE बराबर है एक त्रिभुज में ना, ऐसा नहीं कि समांतर जो भी अन्य ज्यामिति उसमें नहीं, त्रिभुज में बताना पड़ेगा ABC में, अगर दो भुजाएं बराबर है तो समानुपातिक प्रमेय ये होगा, ठीक है। ये अब प्रमेय एक का मैं विपरीत बताता हूं, विलोम प्रमेय तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम मतलब समझना उल्टा होता है, ठीक है। ये तो प्रमेय दो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम है, ठीक है। तो विलोम मतलब ये होता है उल्टा, जैसे यहाँ पे देखो इसी में पता चलेगा, एक भुजा के समांतर क्या हमने रेखा खींचा तो क्या है, अन्य दो रेखा के समान अनुपात में विभाजित करती है। अब उल्टा पढ़ो इसको, दो रेखा को समान, एक रेखा दो समान रेखा को समान, मैं ये कह रहा हूँ कि एक रेखा खींची जाए जो समान अनुपात में विभाजित करती है दो अन्य रेखा को, तो वह तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी उल्टा, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे इसका विलोम का उत्पत्ति का परिभाषा ये है कि यदि देखो यहाँ पे समान अनुपात नीचे है ना लास्ट में परिभाषा में, और समांतर रेखा क्या है, एक भुजा के समांतर रेखा
शुरू में है। अब ये समांतर रेखा नीचे आ जाएगी, ये समान अनुपात ऊपर चला जाएगा, तो यही विलोम है। ये शुरू है, ये नीचे है, अब ये नीचे उल्टा हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो यह देखो, यदि देखो, यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा दो अन्य रेखा को समान अनुपात में विभाजित करती हो, तो वह रेखा जो है अन्य या तीसरी, केवल 3 ही रेखा होती है ना, 2 तो यही हो गया, तीसरी रेखा के समांतर होती है। थोड़ा ये कम चल रहा है आज, बस यही है। और डायग्राम में यह देखो, कुछ नहीं है, सेम टू सेम डायग्राम है। ABC, उल्टा मतलब यही बता रहा हूं मैं। हमने एक रेखा खींचा, ठीक है, ये रेखा कौन सा है, ये हमने दिया था D और इसको दिया था E, ठीक है। ये तो हम जानते हैं क्या, यहाँ से हम जानते हैं इसको, लेकिन इसी बिंदु पर, इसमें कुछ नहीं है, इसी बिंदु पर एक और रेखा खींच देता हूं मैं। ये, ठीक है, ये रेखा खींच दिया मैं, ये D E था ना, ये इसको मैं इस बिंदु को F नाम देता हूं, ठीक है। अब इसमें यह क्या है कि कुछ नहीं है, त्रिभुज ABC में C में क्या है कि ये जो रेखा है, ये यहाँ पे D ही रेखा है ना, DF एक और रेखा है, और ये मतलब यहाँ पे देखो, बताने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे सीधा होता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि DEF में क्या होता है कि जस्ट उल्टा है। यहाँ पे देखो, त्रिभुज में क्या है, समांतर को पहले बताए, तब हमने समान अनुपात बताए, ठीक है। अब पहले समान अनुपात को बताता हूं मैं, फिर ये बताएंगे इसको, किसको समांतर है करके। तो समान अनुपात में इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे AE, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें क्या होता है, जो ये EC है और ये FC है, दोनों समान अनुपात में है, ठीक है। तो बराबर है, तो ये लिखो, मैं लिखता हूं मैं EC के बराबर है ये FC। यहाँ पे यह नहीं देखना कि ये FC तो बहुत बड़ी दिख रही करके, लेकिन नहीं, ये त्रिभुज अगर किस में हो, 3D में हो, तो वैज्ञानिक गणितज्ञ जानते हैं, ठीक है। ये EC के बराबर ही है FC, ठीक है। FC बड़ा दिख रहा है, लेकिन नहीं, बराबर है ये FC, ठीक है। तो यही है त्रिभुज ABC में, जब EC और ये FC बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों बराबर है ना, ये रेखा बराबर था, वैसे ही ये रेखा यहाँ से A से लेकर E तक और A से लेकर F तक बराबर ही समझो, ठीक है। तब हमारा एक कंडीशन आता है कि यहाँ पे ये DE समांतर है BC के, तो ये निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो रेखा है, भले दिख रहा है आपको अलग अलग, ठीक है, ये FC बड़ा दिख रहा है और EC छोटा, लेकिन दोनों बराबर है, यानी एक ही बिंदु पे है, एक ही समान रेखा पे, ठीक है। इसलिए ये रेखा
मैं यूँ कहूँ कि 3D बना के दिखा सकता हूँ मैं ऐसे क्या? जैसे ये ए नहीं बनेगा जी, 3D नहीं बनेगा। ठीक है, यही समझना, ये ई सी और ये एफ सी बराबर रेखा है, इसलिए ये डी ई और बी सी आपस में समांतर है, यही विलोम है। ठीक है, पहले समांतर को पहले लिखा था, अब समांतर को लास्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, बराबर को अनुपात को यहाँ पे पहले लिखा था, तो यहाँ पे बराबर को पहले लिखा है। ठीक है, यहाँ पे बराबर है, ऐसा समीकरण में बताया गया है और कुछ नहीं। तो इसका यूज नहीं है प्रश्न वाले 2 में, इसी बस का यूज है और इसका क्वेश्चन को हल करा रहा हूँ। ठीक है, मैं तो प्रश्न वाली 2 का पहला प्रश्न ये देखो, कुछ नहीं है ना इसमें, कोई क्या है, एक रेखा जा रही है, सिंपल से आपको याद रखना है, कोई त्रिभुज है, उसमें एक भुजा के समांतर रेखा खींच देंगे तो ये जहाँ पे जो 2 बिंदुओं को, 2 रेखा को अपने अपने बिंदु पे तो काटेगी, वहाँ पे यह दोनों रेखा समान अनुपात में विभाजित हो जाएगी, ये दोनों। ठीक है, ये और ये बराबर नहीं है, समान अनुपात में बराबर है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। और इस विलोम में इतना याद रखना है कि ये ई और सी और एफ सी बराबर है, इसलिए इस त्रिभुज में ये डी और ये ई, ये बी और सी मतलब एक भुजा समांतर है। ठीक है, और कुछ नहीं। तो आगे यह देखो, प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को हल देखो। और पहला प्रश्न ये है कि यह आपके इसमें दिखाई देंगे, किसमें, स्क्रीन में दिखाई देंगे और थोड़ा सा शोर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 52 मीटर दिया है, इसको हल कर चुके हैं ना, किसमें, प्रश्नावली 1 में हल कर चुके हैं। इसमें क्या है कि मैदान की त्रिज्या 52 मीटर दिया है और इस मैदान में क्या है, नक्शा कागज पर बनाइए का है, जिसमें पैमाना कागज पर बनाइए बोला है। ठीक है, देखो मैदान की त्रिज्या तो पहले से ही 12, त्रिज्या मतलब क्या है, एक वृत्त की व्यास का आधा। ठीक है, इसमें क्या है, मैदान का नक्शा कागज पर बनाइए कहा है, तो अनुपात दिया है पैमाना 13:1 सेंटीमीटर। तो नक्शे में मैदान की त्रिज्या क्या होगी, देखो पहले से 52 मीटर दिया है त्रिज्या को हमें घटानी है। ठीक है, मैं पहले से बोलते आता हूँ ना, जिसको बढ़ानी या घटानी है उसको हर में लेंगे, बाकी आसान सा है। इसमें दिया है क्या, मैदान की त्रिज्या दिया है, कुछ नहीं है, जो प्रश्नावली 2 दिया है ना, या पूरा लेसन में छोटी छोटी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश है, 2 बार 3 बार देखोगे पढ़ोगे तो आसानी से समझ आ जाएगी। त्रिज्या मतलब चित्र बनाइए कहा है ना, नक्शा बनाइए कहा है, तो मैं नक्शा बनाने के लिए क्या डायग्राम बनाऊंगा, तो आर लिख देता हूँ। ठीक है, वो क्योंकि वृत्त में आर दिखाना पड़ेगा, या आर है करके मतलब त्रिज्या। ठीक है, तो ये त्रिज्या मतलब आर बराबर दिया है 52 मीटर और पैमाना दिया है 13 मीटर, ये मीटर है, अनुपात 1 सेंटीमीटर। अब हमें नक्शा बनाना है, किसमें, मैदान की त्रिज्या क्या होगी करके पूछा गया है, मैदान की त्रिज्या बराबर कितना है निकालना है हमको। ठीक है, तो मैं पहले से बता रहा हूँ ना, देखो पहले से 52 मीटर दिया मैदान की त्रिज्या, अब उसको हमें 13 मीटर में लानी है। ठीक है, छोटा करना है किसको, त्रिज्या को, तो स्केल गुणक बराबर क्या होगा, चूंकि 52 मीटर था उसको छोटा करेंगे 13 मीटर, किसमें, कागज में, तो बटा में लिखना मतलब हर में लिखना करके बोला था मैंने। ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर जो भी बच गया उसको सेंटीमीटर में, तो स्केल गुणक यही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैदान की त्रिज्या निकालेंगे नक्शे में, मैदान की त्रिज्या नक्शे में सिंपल सा है, स्केल गुणक मतलब गुणा कराना है, 52 मीटर दिया है, गुणा में करेंगे ये 1/13 बराबर 52 एकम
52/13, 13 तिया 39 और 13 चौक 52। चूँकि ये मीटर में है, ये मीटर में छोटा कर दिए तो 4 सेंटीमीटर क्या है, ये मतलब सेंटीमीटर 4 में है। 52 दिया था, 52 13 हो गया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये 4 सेंटीमीटर है ना, ये मीटर नहीं है कह रहा हूँ मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 52 एकम 52 सेंटीमीटर किए थे, तो ये 52 सेंटीमीटर नहीं है जी, ठीक है। यही समझो कि 52 मीटर था, उसको 13 मीटर तो पहले से दिया है, 4 एक यहाँ पे दिया है, तो ये 4 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। तो यही समझो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है, ठीक है। तो बस यही है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि हम गणित में ये जानते हैं कि जिसको विभाजित कर रहे हैं वही निकलता करके मैं हमेशा बताते आता हूँ। क्योंकि ये एक क्या है, सेंटीमीटर में है और 13 मीटर में, तो 13 को जब हम एक को क्या है 13 से विभाजित करेंगे तो सेंटीमीटर में ही आएगा। इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात भी नहीं है, ठीक है। आपको लग सकता है, ठीक है, ये एक क्या है, सेंटीमीटर है। पहले ये बताता हूँ जी, यहाँ पे यह देखो, देखो देखो ऐसा है, देखो ये 50 रुपये है, ठीक है, 50 रुपये। और ये 50 रुपये है, और ये 5 जो भी रहे चॉकलेट है, ठीक है। तो रुपए ऊपर है तो रुपए का विभाजन हो रहा है, तो आंसर में जो भी निकलेगा रुपए ही निकलेगा। मतलब अंश में जो होता है वही आंसर में आता है, मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है। 5 एकम 5 एकम 5, 0 का 0, तो ये 10, यानी 5 चॉकलेट मतलब एक चॉकलेट 10 रुपये में मिले, ऐसा है, ठीक है। मतलब जो अंश में होता है वही आंसर में भी आता है, ठीक है। रुपए अंश में है इसलिए 10 रुपये, ठीक है। तो यही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ये जो एक है ये क्या है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मीटर, तो एक क्या है मीटर में है, एक क्या सेंटीमीटर में है और अंश में है। तो जो अंश में होता है मान या मापक जो भी है वही निकलता है। यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, तो ये अंश से यहाँ पे सेंटीमीटर में आया है, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर है। अब इसका डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है, तो डायग्राम में क्या मेरे पास वो भी नहीं है। गोलाकार एक बना देता हूँ मैं, कागज़ में ये डायग्राम बना दिया मैं, और ये क्या किया मैं, केंद्र बिंदु लिया और एक त्रिज्या खींच दिया। ये R है, त्रिज्या है, और ये 4 सेंटीमीटर है, ये O है, ठीक है। तो ये हमारे डायग्राम में, किसमें, नक्शे में। मैदान पूरा 52 मीटर है ना, 52, और इसका व्यास हो जाएगा 104 मीटर, ठीक है। तो बहुत बड़े मैदान है, ठीक है, 52 मीटर बहुत बड़ा होता है। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। दूसरा यह देखो, देखो दूसरा के लिए क्वेश्चन यह देखो, और इसमें ये भी स्केल गुणक से संबंधित है, ठीक है। यदि किसी आयत की 2 आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं मतलब यहाँ पे आश्रित भुजाएं समझो, ठीक है। आयत की 2 आसन्न भुजा होती है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो आसन्न भुजा क्रमशः क्या है, 5 सेंटीमीटर है और 7.5 सेंटीमीटर है। इसमें क्या है, स्केल गुणक मापते हुए नए आयत की भुजाओं की माप और क्षेत्रफल ज्ञात करनी है हमको। माप भी और क्षेत्रफल भी, इसमें बहुत सारे सीखने को मिलेंगे। देखो इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। दिया है किसका, दिया है आयत की आसन्न 2 ही आसन्न भुजाएं होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिया है, आयत में 4 भुजा होती है। आसन मतलब समझना आश्रित, ठीक है। आसन भुजा एक क्या है, एक 5 सेंटीमीटर है, और दूसरा है आसन भुजा एक 5 सेंटीमीटर, और दूसरा है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मैं पहला हल कर रहा हूँ। पहले में दिया है 3 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और लास्ट में ये दिया कि स्केल गुणक 1 मानने पर, लास्ट तीसरा को 1 मानने पर क्या आयत का वास्तविक आयत से सर्वांग सम है या नहीं बताना है। तो 1 रहेगा तो रहेगा ही, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है।
तो पहला स्केल गुणक दिया है 0.8, ठीक है, हल में लिख रहा हूँ, ठीक है, 0.8 है, बराबर करके लिख देता हूँ मैं। देखो दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या है तो 8 कर रहा हूँ मैं, पहले शून्य के लिए नहीं लिख रहा हूँ, बटा कर रहा हूँ मैं, एक दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या तो एक के बाद जी एक जीरो, ठीक है, दशमलव के बाद दो संख्या तो दो जीरो, ठीक है। तो ये हमारा स्केल गुणक है, स्केल गुणक। अब आसन्न भुजा की दो दो भुजाएं दिया है, एक बार इसके साथ गुणा और दूसरी बार इसके साथ गुणा कराएंगे तो आयत की क्या है, इस स्केल गुणक जो दिया है उससे संबंधित नई भुजा प्राप्त होंगे और उन दोनों जो प्राप्त होंगे उन दोनों का गुणा करा देंगे, लंबाई चौड़ाई, तो क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसमें ऐसा ही करना है हमको। तो मैं एक बता रहा हूँ, दूसरा को आप हल करना, ठीक है ना, या मैं, ठीक है, जल्दी जल्दी बताता हूँ। मैं 5 को चौड़ाई मान रहा हूँ, 7.5 को लंबाई मानूंगा, ठीक है, क्योंकि लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई छोटी होती है। तो मैं लंबाई बराबर लिख रहा हूँ 7.5 गुणा में ये 8.10, ठीक है। इसको आगे हल करोगे तो 1.5 होता है ना ये, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 75/10, क्यों, दशमलव के बाद एक संख्या है, गुणा में ये 8/10। बड़ा आसान सा है अब, क्योंकि ये 5 दूनी और 15 बार में कटेगा, 15, 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 25, ठीक, 15 बार में, और यहाँ पे और कटेगा ये 2 4 में और ये 5 बार में, ठीक है, ऐसे। और ये अभी और कटेंगे, ये 2 एकम 2, 2 दूनी, तो इस गुणा के बाद एक ही हो गया, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी ये 3 और 2 बराबर करता हूँ, 3 गुणा में 2 बराबर 6 सेंटीमीटर लंबाई हुई, ठीक है। कटा के जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब चौड़ाई बता रहा हूँ मैं, चौड़ाई बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 में दशमलव नहीं है तो आसानी से, थोड़ा सी चल नहीं रहा जी, 5 एकम 5, 5 दूनी, और यहीं पे कटा दिया, चलो ठीक, कोई बात नहीं, आगे और हल करना था, ठीक है। चूंकि यहाँ पे दशमलव नहीं है ना तो हो गया 5 एकम 5 और 5 दूनी 2 एकम 2 और 2 चौक 8, देखो ये हुआ सेंटीमीटर में। और आपको एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, देखो ये 5 से छोटी आया है 4 और 7.5 से छोटी आया है 6, देखो, ठीक है। तो क्यों आया है, क्योंकि ये 0.8 है, यानी 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे से गुणा करेंगे तो छोटा संख्या आएगा, ठीक है, 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा, लेकिन 1 से ज़्यादा गुणा किया जाता है तो बड़ी संख्या आती है, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर हुआ चौड़ाई, अतः आयत का नया क्षेत्रफल आप लिख लेना, ठीक है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, 6 गुणा में 4 बराबर 6 चौक 24 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा ये आंसर है, ये आंसर है और ये पूरा आंसर है, ठीक है, 3 आंसर। तो आप ये दूसरा को हल करना 1.2, ठीक है, 1.2 ये स्केल गुणक दिया, बराबर करके लिखना, 12 दशमलव को हटा देना, 12 लिखो और दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या तो 0। इसको और आगे कटा सकते हो अभी से, ठीक है, इसको आगे और कटा दो, 2 से कट जाएगा, ठीक है, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 छक्के और ये 2 पंचे, ये नया स्केल गुणक है। दोनों एक ही बात है, ठीक है, अनुपात दोनों का समान है, ठीक है। तो ये भले ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, ये दोनों एक ही संख्या, ठीक है, ये अनुपात समान है इसलिए। तो आप एक बार लंबाई के लिए लेना और दूसरी बार चौड़ाई के लिए लेना, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, इसको हल करना, ठीक है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तीसरा यहीं पे निपटा देता हूँ, क्योंकि तीसरा
जो है वो 1.0 दिया है, मतलब केवल 1 दिया है। तो इसका लंबाई कितना होगा, 7.5 ही होगा और चौड़ाई 5 ही होगा। क्यों, 1 से गुणा करेंगे। देखो यहाँ पे चौड़ाई मैंने इसको माना है, ठीक है, और लंबाई इसको, ठीक है। चौड़ाई छोटी होती है, लंबाई बड़ी होती है भुजा में। तो 5 एकम 5 और 7.5 को 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो आप इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे, ठीक है। 5 सत्ते 35 और 5 पंचे 25, दशमलव बाद 25 है ना, तो ये 25, क्या बोलूँ इसको, दशमलव बाद है तो दशमलव 25, तो हाँ ऐसे होगा। ये यहाँ पे 0 5 5 5 5 ये इधर चला गया, 0 2 2 का, अरे कैसे कर दिया। ये क्या होगा, 5 7 35 का होगा और 5 5 25 35 और 25 में क्या है 2 37 37.5 तो होगा जी। ये 37 ये होगा हमारा क्षेत्रफल, यही आएगा, ठीक है। तो देखो लंबाई और चौड़ाई 1 से गुणा कराएंगे ना, 1 से गुणा कराएंगे तो यही संख्या आएगा। तो तीसरा क्वेश्चन में यही दिया है कि अगर स्केल गुणक 1 रहेगा तो आयत का वास्तविक आयत के साथ सर्वांग सम है कि नहीं, तो हाँ है करके लिख देना, ठीक है। और कुछ नहीं, इसमें कुछ था ही नहीं। पहला कर दिया, दूसरा और तीसरा आप कर लेना, तीसरा तो बड़ा सरल है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा क्या, जो हमने पढ़े हैं प्रमेय, यही प्रमेय शुरू होता है। छोटा छोटा प्रश्न है, कोई बड़ा नहीं है जिससे हमें वो मिले। इनसे इस प्रमेय का उपयोग क्यों किया जाता है कि आपने पिरामिड सुने होंगे, ग्रीस मिस्र ऐसे, तो वहाँ की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए ही किया गया था, ठीक है, इस प्रमेय का उपयोग। तो उस समय ये थेल्स था नहीं, बाद में उन्हीं का कॉपी किया और इसका नाम चढ़ गया, और कुछ नहीं, कोई महान काम नहीं किया इसने। जैसे हमारे पाइथागोरस प्रमेय जो है ना, बोधायन प्रमेय, उसको पाइथागोरस प्रमेय जो यूनानी था वहीं उधर ही का था, तो आज पाइथागोरस प्रमेय के रूप में पढ़ते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो पाइथागोरस का हो गया। लेकिन हमारे बोधायन उससे करीबन 250 या 300 साल पहले देकर चला गया था प्रमेय को, लेकिन हमारा अंधविश्वास के रूप में नहीं पढ़ा जाता पश्चिम देशों में। तो ये देखो, ये इधर तीसरा क्वेश्चन यह है, देखो इसमें एक आकृति दिया है बुक में 12.1 दिया, ठीक है। इसमें mn के समांतर है ht, मतलब mn भुजा के समांतर है ht भुजा, तब निम्नलिखित प्रश्नों को का मान ज्ञात करना है। तो मैं एक दिया करके लिखता हूं, मैं कुछ नहीं दिया, इसमें दिया है क्या, mn, मैंने कहा था शुरू में जो रहेगा उसको हम काटन वाला बिंदु, काटन वाले रेखा मानेंगे, ठीक है। समांतर है एस टी के, तो मैं इसी के क्या बोलते हैं, कहाँ गया मेरा, इसी के अनुरूप में एक त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है। त्रिभुज देखो, मैंने कहा था ना mn को शुरू में लिखेंगे करके, क्योंकि हमारे बुक में ऐसे ही दिया है, ठीक है। और ये एक नियम भी है चीज़ों को बनाने और बिगाड़ने के लिए। ये देखो, मैं एक रेखा खींच देता हूँ यहाँ पे, एक और किसके समांतर, जिसके भी रहे, हमारे चित्र में दिया था ये m और इसको n रेखा दे दिया। ये दोनों रेखा इस रेखा के समांतर है और इस रेखा को मानेंगे s और t, ये s और ये t, और बुक में इसको दिया है r। तो हमें कुछ प्रश्न दिए हैं, ठीक है। पहला प्रश्न ये दिया है, मान पता करना है। पहला प्रश्न ये दिया है tn बटा nr, देखो tn और nr उल्टा दे दिया है, nr का मान ज्ञात करना है। और हमें डायग्राम में ही इसका वैल्यू दिया है, ये 6 है
और ये 3 है। बस ये रेखा 6 है, ये रेखा 3 है। ठीक है, तो हल में लिखना आप आगे हल में लिखना ऐसे करके, पहला प्रश्न तो आप लिखेंगे, आगे हल में इसको उतारना, बराबर करना, केवल बराबर करना। मैंने ये दिखाया था ना कि ये एक दूसरे के, देखो डी ए डी ए ई के बराबर है, डी बी ई सी के बराबर है, यानी ये रेखा इस रेखा के बराबर है, ये रेखा इस रेखा के बराबर है। लेकिन ये रेखा बराबर नहीं है, ये समान अनुपात में है, क्योंकि ये इस बिंदु को समान अनुपात में बांटता है ये रेखा। ठीक है, इन दोनों रेखा को, जब ये तीसरी की समांतर हो ये रेखा, इसका यूज नहीं है, ये समझने बस के लिए। तो अब हल में आप लिखना, ये टी एन है, टी एन इसी के बराबर में क्या है, एम एस, एम एस। अब एन आर के बराबर में क्या है, एन आर के बराबर में क्या है, एम आर, एन आर के बराबर में एम आर, एम आर। अब आपको कुछ थोड़ा सा गलती कर दिया क्या, यहाँ पे ना टी एन दिया है ना, तो एस एम होगा जी, एस एम होगा। ठीक है, उल्टा ना, जो दिया है वैसा ही लिखा जाता है। अब आगे हल में लिखेंगे हम, आगे पहला का आंसर यहीं पे उतार रहा हूँ। ठीक है, मैं अब ये टी एन बटा एन आर का मान ज्ञात करनी है। अब देखो एस एम की वैल्यू दिया है 3 और एम आर का वैल्यू दिया है, एम आर की वैल्यू दिया है 6 बराबर कितना होगा, यही उतार सकते हो, यही है करके देखो, टी एन बराबर 3 और एन आर बराबर 6। देखो 6 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 6 आगे देखो। ठीक है, इसको हम आगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर, दोनों हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये टी एन की वैल्यू 3 या 1 है, दोनों समान है ना, अनुपात अलग समान है, लेकिन हमारा क्या है, ये साइज छोटा बड़ा है। दूसरा प्रश्न ये है इसका, दूसरा प्रश्न ये है टी आर बटा में दिया है एन आर। अब देखो टी आर दिया है पूरे का, ठीक है, और दिया है एन आर दिया, टी आर एन आर दिया है। तो हमने केवल तो खंड पढ़े थे, सीधा एक ही रेखा को नहीं पढ़े। ठीक है, पूरा यहाँ पे टी से आर तक दिया है। ठीक है, तो ये टी आर जो है दो रेखाखंडों का समूह है, टी एन और एन आर। ठीक है, तो इसमें दो रेखा को जोड़ेंगे तब निकलेगा। ठीक है, तो हल में इसको लिखना, हल में लिखना इसे टी आर एन आर बराबर क्या है, बस ये टी से आर है ना, वैसे एस से आर लिखेंगे, एस से आर कुछ नहीं, एस से आर पूरा एक रेखा। अब वैसे ही यहाँ पे एन आर दिया है, एन आर दिया है ना, अब एम आर लिखता हूं मैं, एम आर। और आगे मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लाइन से लिखना। ठीक है, पेज बच जाता है, तो क्या है, मैं इसको टी आर बटा एन आर लिख दिया पहले से। अब मैं ये लिख रहा हूँ कि ये एस आर है, एस आर दो रेखाखंड है, एस एम और एम आर, तुम दोनों को जोड़ेंगे बस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एस एम प्लस एम आर पूरे का बटा, ये एन आर है यहाँ पे और यहाँ पे एम आर है ना, तो ये एम आर तो दिया ही है, छोटा रेखाखंड है, एक ही रेखाखंड है एम आर। अब आगे हमारा ये होता है कि टी आर बटा एन आर की वैल्यू थोड़ा सा चल क्यों रहा है, तो ये है। अब देखो टी आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, एस एम कितना दिया है, एस एम 3 प्लस एम आर दिया है, एम आर दिया है 6 दिया है। ठीक है, ये 6 और ये एम आर यहाँ पे भी 6 दिया है। ठीक है, ये 6। तो आगे और लिखना टी आर बटा एन आर बराबर 6 3 9 बटा में ये 6।
आप इसको आगे कटा सकते हो, 3 से चले जाएंगे, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप दोनों को अपना आंसर मान सकते हो। ठीक है, कोई वो बुराई नहीं है। आप और कटा देते हो तो भी सही है, नहीं कटाते हो तो भी सही है। तो ये रहा, और ठीक है, कोई बुराई नहीं। अब मैं तीसरा दिखाता हूं। मैं चाहता हूं कि तीसरा आप खुद ही बनाओ, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं। TN और RT। TN मतलब TN, उसके बाद RT यहाँ पे, यानी पूरे एक भुजा फेर दिया है। ठीक है, TN दिया है, उसके बाद RT दिया है ना, तो जैसा है वैसा ही हल करना। तो यहीं पे बराबर करता हूँ और इधर लिखता हूँ। देखो मैं TN बराबर है SM, ये SM, और ये RT के बराबर है RS। इसके बराबर मतलब इसके बराबर में है SM, तो एक ही छोटा सा रेखाखंड है। RS बराबर है RM प्लस MS। बस TN के बराबर इसको लिखना। ठीक है, अब SM के वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू कितना है, तो आपको TN बटा RT बराबर निकाला। SM कितना दिया है 3, और RM दिया है 6, और MS या SM दोनों 3 ही दिया है, बराबर आपको निकाल आएगा 3/9। इसको और हल कर सकते हो 1/3 करके, तो ये भी आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन, अब इधर जो भी क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, मतलब प्रश्नावली ऐसे ही क्वेश्चन है, छोटा छोटा कुछ नहीं है। तो चौथा क्वेश्चन यह देखो, चौथा क्वेश्चन बस थोड़ा सा ना कठिन है, लेकिन कठिन भी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, आधारभूत समान, यही बस थोड़ा सा ना समझने के लिए या हल करने के लिए थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन नहीं है। ठीक है, बड़ा आसान सा है ये। तो इसमें क्या है, प्रश्न 4 ये है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का उपयोग करते हुए क्या सिद्ध करना है हमको। सिद्ध क्या करना है, वही त्रिभुज, मतलब एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो मैं दिया है करके लिखता हूँ, दिया है। ठीक है, पहले रेखा बनाता हूं मैं। ये देखो, यहाँ पे मैं ये एक चीज बना रहा हूं। मैं प्रश्न में कहा क्या गया है, यह बता रहा हूं मैं ये आपको। देखो, प्रश्न में यह कहा गया है कि यहाँ से एक भुजा के मध्य बिंदु से, मध्य मतलब मैं इसको ABC, तो ये AB के मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु, यहाँ समान अनुपात नहीं कहा गया है, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है। यहीं से हम इस रेखा को खींच देते हैं, मान लो यहाँ पे E। ठीक है, तो किसके, एक भुजा के मध्य बिंदु से एक दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं, तो इस तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, समद्विभाजन मतलब समान विभाजन। अब यहाँ पे समान विभाजन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया करके यह लिखना, दिया है AB का मध्य बिंदु D है। अतः मध्य बिंदु है, देखो किसी भी चीज का मध्य बिंदु है तो 2 बराबर भाग में होता है। ठीक है, तो ये AD और DB, ये AD बराबर है DB। ठीक है, तो ये हमारा एक कंडीशन है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, छोटा सा है तो यहीं पे लिख के बता रहा हूं। सिद्ध करना क्या है, ये E क्या है, A और C के मध्य बिंदु है कि नहीं, सिद्ध करना है AC का मध्य बिंदु है कि नहीं करके सिद्ध करना है हमको, बस।
क्वेश्चन में बोला गया है ये जो डी बिंदु है वो ये ए बी रेखा का मध्य बिंदु है करके बताए, क्योंकि इसी मध्य बिंदु से एक अन्य रेखा के समांतर रेखा खींचेंगे तो ये तीसरी रेखा को समद्विभाजित करती है, यानी दोनों बराबर करती है। बस सिद्ध करना। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, चूंकि करके लिखता हूं मैं, चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, चूंकि इसलिए ये चूंकि उल्टा लिख दिया था जी, ये चूंकि ऐसा होता है, ठीक है, अब ये भी भूल गए, इसलिए जो भी रहे, ठीक है, इसलिए उल्टा लिखना था इसको, इसलिए क्या है, ए डी बराबर है, इसी को ही लिख रहा हूँ, ठीक है, चूंकि ये दिया था ना इसलिए यहाँ पे एक बार और लिख रहा हूँ, डी बी दोनों बराबर रेखा है, दोनों बराबर रेखा है, ठीक है, दोनों बराबर रेखा है, तब क्या होगा, यह देखो, ए डी बटा डी बी दोनों बराबर है, मतलब अगर ए डी का वैल्यू अगर 1 है तो डी बी बराबर भी 1 होगा। मान लो ए डी के बराबर हमने 1 मान लिया तो डी बी के बराबर भी 1 होगा, यानी दोनों बराबर रेखा है, ये बता रहा है। इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है, आप लाइन से उतारना जैसे भी उतार रहा हूँ, ठीक है, यही पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिखना, ठीक है, पूरा प्रमेय से पूरा लिखना। ये क्या है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, अब इसी को उतारता हूँ कैसे। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या है, ए डी अब कुछ नहीं दिया, देखो ए डी बटा में होता है डी बी, ठीक है, आधारभूत का डी बी बराबर में होगा ये ए ई बटा में होगा ई सी, ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से आप पूरा लिख लेना, ई सी, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया ये ई, देखो ई को हमें सिद्ध करने की ये दोनों भुजा को बराबर करती है, ठीक है, तो यह देखो, अब देखो समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो मैं थोड़ा सा यहीं पे कुछ नहीं दिया इसलिए इतने ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 से क्या है, डी ए डी बराबर 1 दिया है और बी डी बराबर 1 दिया है, तो मैं अब जो एक का मान है उसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1/1। देखो ए डी बटा बी डी, यहाँ पे ए डी बटा बी डी दिया है ना, तो इस एक को यहाँ पे उतार दिया चूंकि इसके बराबर में ये दिया है, तो ठीक है। अब ए डी के स्थान पे 1 रख दिया, बी डी के स्थान पे 1 रख दिया, बराबर लिख रहा हूँ, फिर ए ई लिख रहा हूँ मैं, ये ए ई बटा ई सी। अब मैं यहाँ पे तिरछा मतलब तिर्यक गुणा करा देता हूँ मैं, ये तिरछा यानी तिर्यक गुणा, ठीक है, ई सी लिखता हूँ मैं, ये ई सी बराबर 1 एकम 1, ये ए ई। अब देखो चूंकि देखो यहाँ पे डी डी डबल है ना, क्यों है, क्योंकि बीच में है, यहाँ पे ई डबल है ना, क्योंकि बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेखाखंड में ई सी बराबर है ए ई के, या हम उसको ए ई को पहले लिखना था, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ए ई को नहीं ठीक है जी, इसको इधर करूँगा तभी तो ये इधर होगा, ठीक है ना, ठीक है, सही बना हमारा। अब देखो जब ये ए ई बराबर है ई सी के, यहाँ पे लिखा ना गणित के रूप में, देखो समझने की कोशिश करना, ये पूरा ए और सी रेखा बराबर है, मतलब ये ई क्या है, ए सी के मध्य बिंदु है, क्यों, क्योंकि ये ए ई के बराबर है ई सी के बराबर है ई ए या ए ई, मैं यही कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे बताया था ना ये डी मध्य बिंदु है, क्यों है, क्योंकि ये ए डी और डी बी को बराबर भागों में बांटा है, ठीक वैसे ही ये रेखा ई
मध्य बिंदु में बांट रहा है। क्यों? क्योंकि ये ए ई और ई सी आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्ध हुआ ई ए सी ना पूरे ए सी, हमें सिद्ध करना था ना ई ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु है करके लिख लेना। ठीक है, तो ये है, देखो ये ए सी है ना भाई। देखो भाई ए और सी पूरा एक रेखाखंड है, लेकिन ये रेखाखंड दो और रेखाखंड से मिलकर बना है। किससे? ई सी से और ए ई से, और दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों रेखाखंड आपस में बराबर है तो मध्य बिंदु होगा ना। जैसे इस स्केल का मैं मध्य बिंदु कहूँगा, पूरे एक स्केल हम मध्य बिंदु का दूंगा, यहाँ पे एक मध्य बिंदु है, तो दोनों बराबर भाग में बांट रहा है ना भाई। बराबर मतलब दोनों बराबर भाग में बट रहा है, इसलिए ये ई ए सी का मध्य बिंदु है। ये ई ए सी का पूरे ए सी का रेखाखंड का मध्य बिंदु हुआ, क्योंकि बराबर भाग में बटा है। देखो यहाँ पे बराबर का साइन है। ठीक है, बस यही समझना और कुछ नहीं, इसमें बस थोड़ा सा झंझट है, बाकी में नहीं है। बाकी क्वेश्चन नंबर 5वां यह देखो, अब इधर कुछ नहीं दिया है, 5, 6, 7, 8 में कुछ नहीं दिया है। बस यही चौथा बस थोड़ा सा अच्छा है, समझने लायक है या समझाने लायक है। ठीक है, और यही बस थोड़ा था जिसमें हमें समझना था। थोड़ा सा अच्छे से एक बार और देख लेना, मैंने लाइन से नहीं समझाया क्योंकि इतने में बताना था मुझे एक स्क्रीन में। ठीक है, समझने की कोशिश करना। डी है मध्य बिंदु है, ये ई मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होता है तो समझ जाना, किसी भी चीज का मध्य बिंदु है तो वो दो बराबर भागों में बढ़ गए हैं, समझो। ठीक है, किसी भी चीज को मध्य से काटते हैं तो दो बराबर भाग में बढ़ जाता है ना, ठीक वही है। हमने यहाँ पे ए सी को दो बराबर भागों में बांट दिया और जिस जहाँ पे काट रहे हैं उसको ई नाम दे दिया, तो ये ई ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ से समझ लेना, ये ई सी दिया है, देखो एक रेखाखंड और दूसरा रेखाखंड दिया ए ई। ठीक है, नाम उल्टा पुल्टा हो सकता है लेकिन रेखाखंड वही कहलाता है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5 यह देखो, और इसका प्रश्न यह देखो, इसमें भी कोई नहीं है, दिखता बस झंझट है। आकृति में दिया, आकृति में दिया आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, डी एफ समांतर है, इसको मैं लिख के बताऊंगा, पढ़ देता हूं बस। डी एफ समांतर है ए ई के और डी ई समांतर है ए सी के। तो हमें सिद्ध करना, इसमें कुछ नहीं दिया, इसमें कुछ नहीं दिया है, सही बता रहा हूं मैं, झंझट बस दिख रहा है। सिद्ध करने की बी एफ बटा ई एफ ई बराबर बी ई बटा बी सी ई सी जी। कुछ नहीं दिया, मैं ये यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, दिया है करके लिखता हूँ मैं, दिया है। ठीक है, आकृति तो आपको दिए रहेंगे। ठीक है, दिया इसमें क्या, डी एफ समांतर है किसके, एक त्रिभुज के रेखा से। ठीक है, और हमें डी ई समांतर है त्रिभुज की एक और रेखा ए सी के। ठीक है, ये त्रिभुज की रेखा कहलाएंगे। ठीक है, और ये काटने वाली रेखा है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कौन सा, बी एफ बटा एफ क्या दिया इसमें, ई बराबर दिया है बी ई बटा दिया है ई सी। हमें यही सिद्ध करना है और हमें आकृति में दिया, मैं आकृति फटाक से बनाता हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं दिया है, सही बता रहा हूँ मैं, ये अलग अलग आकृति बना के दिखा दूंगा। ठीक है, कोई कंजूसाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे बना वैसे बना के दिखा देता हूं मैं। तो कुछ इस तरह से बने। ठीक है, त्रिभुज का नाम यहाँ पे ये ये बी और ये सी दिया है। ठीक है, और देखो इसमें डी एफ दिया है, कोई रेखा है जो काट रही है इसको, किसके, ए ई के। तो ये ए ई, यहाँ पे तो कोई ए ई नहीं दिया है, ई नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी सी दिया है, तो यहाँ पे देखो डी ई एक रेखा है, उसके समांतर है ए सी के समांतर
एक डी एफ है, तो मैं ये ए सी के समांतर एक रेखा खींच रहा हूँ। यहाँ पे ई नहीं दिया है देखो इसमें, तो मैं यहाँ पे एक रेखा खींच रहा हूँ मैं, और किसके, ए सी के समांतर है, ठीक है। तो क्या है, डी एफ, तो ये बीच में खींच रहा हूँ मैं, ये समांतर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये समांतर होगा, ये होगा शायद, हाँ ये होगा समांतर। ये देखो क्वेश्चन से ही हमें पता, मैंने कहा ना, हमें पहले ये लास्ट वाली जो होगी वो किसी हमारे त्रिभुज की एक भुजा होगी लास्ट। तो इसमें क्या है, ये डी और ये ई, देखो डी ई मैंने एक रेखा खींच दिया जो इस त्रिभुज को काट रही है। अब देखो एक और समांतर का समीकरण दिया हमको, डी एफ के, डी एफ दिया है, ठीक है। डी एफ, इस रेखा को हमें खींचनी है डी एफ को, और ये ए ई के समांतर है, ये ए ई के समांतर होगा। तो पहले तो मैं ये ए ई रेखा को मिला लूँ, ठीक है, तभी तो इस, क्योंकि इसमें देखो ए ई रेखा इसी से बनेगा, पहले से रेखा नहीं दिया है। तो पहले ये त्रिभुज की हमारी एक रेखा बना लूँ, तो मैं एक त्रिभुज यहीं से बना लेता हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये अब एक त्रिभुज बन गया, ये ए बी सी बन गया, एक त्रिभुज ए बी सी। अब यहीं से डी एफ रहेगा, देखो डी रहेगा, यहीं से शुरू करनी है, जो भी एक रेखा खींचनी है जो इस रेखा के समांतर हो। तो देखो भाई, इस रेखा के समांतर खींचूंगा तो मैं निश्चित ही ये डी और ये इधर ऐसे खींचूंगा, देखो इस रेखा के समांतर ना, तो डी से ही शुरू करना है, क्योंकि डी हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे डी, यहाँ से लिए एक डी, तो यही डी से खींचना है। यहाँ पे देखो ये किसके, इस रेखा के समांतर, इस रेखा के नहीं ना भाई, इस रेखा के समांतर। तो समझने की कोशिश करो, ये समांतर हुआ, ये समांतर हुआ, और ये देखो। अब थोड़ा सा इसको भी गहरा कर देता हूँ, ठीक है। गहरा करूँगा ना तो दो कौन कौन से समान हैं वो पता चलेंगे, ठीक है। गहरा गहरा समान है, ये गहरा गहरा समान है, और ये दोनों समांतर समांतर है, पतली पतली, ठीक है। तो आपको यहीं से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये एफ है ना, ये एफ है, ये डी एफ का है, तो डी एफ ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक है। डायग्राम समझने के लिए आपको खींच के बताया, ये आपको बुक में दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में। तो अब यह देखो क्या क्या इसमें दो त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुज में जब हम उसको क्या करेंगे, ऐसे ही 3 क्वेश्चन है, 5वां 7वां और 8वां, 6वां में तो कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो सेम टू सेम प्रश्न है, और 6ठा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो चलो जल्दी फटाक से इसको कर देता हूँ, टाइम नहीं है। तो इसमें कौन कौन से त्रिभुज है मैं यह बना के आपको हल कराऊंगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज ये है बी ए ई, ठीक है, और एक और त्रिभुज है जो बड़ी है बी ए सी है, ठीक है। देखो ए बी शुरू करनी है, एक बार सी ई, और एक बार ए बी से शुरू करनी है, एक बार सी, ठीक है, एक बार ई एक बार सी, ठीक है। तो बस यही है। तो मैं शुरू करता हूँ, त्रिभुज किससे शुरू करूँ, जिससे भी आपके मन रहे। लेकिन देखो एक बार ई और सी भुजा को, ए ई और एक बार ए सी भुजा को लेंगे, लेकिन ये भुजा अकेला हमेशा रहेगा, ठीक है, दोनों त्रिभुज में, ठीक है। तो और उसके अनुसार हम उसको भी चुनेंगे, क्या, समांतर रेखा। तो फटाक से करता हूँ मैं, त्रिभुज ए ई, मैं बी से शुरू करूँ ना, बी ए ई, ठीक है, छोटे से शुरू करो, ये ए है ना, ए बी ए ई, ई में क्या है, कौन कौन समांतर है। देखो ये ए ई के समांतर है, मतलब देखो ए ई क्या है, ये ई लिए ना हमने, तो ये ए ई के समांतर है, मोटी वाला मैंने कहा ना, डी एफ समांतर है, देखो डी एफ समांतर है, यहाँ पे यही दिया है, ठीक है। में डी एफ समांतर है ए ई के, यहाँ पे हमें पहले से दिया है, और मैं आपको गहरा करके दिखा रहा हूँ। जो मोटा दिख रहा है वो दोनों समांतर है, और ये पतला दोनों समांतर है, ठीक है।
तो आपको पहचानने में गलती नहीं होनी चाहिए। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, मैं यहीं से निकाल के बता रहा हूँ आपको, और मैं चाहता था कि इसका डायग्राम भी बनाऊं, तो डायग्राम बना के जल्दी से बता देता हूँ। हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है। मैं ये देखो, ये ऐसा है, ये ई है और ये ए है और ये बी है, और ये डी एफ को मैं ए ई के समांतर, देखो मोटा मोटा ए ई के समांतर है डी एफ मोटा मोटा, ठीक है। डी और ये एफ, बस इसी से हमें वो निकालनी है। देखो प्रमेय से कर दिया ना, मैं लिख दिया, तो बी डी बटा डी ए बराबर में है ये बी एफ। देखो जहाँ से शुरू किए ना वहीं से शुरू कर रहा हूँ, इसको हम सिर से मार रहे हैं बी को। देखो तो बी एफ है ना यहाँ पे, देखो बी एफ निकाला यहाँ पे, उसके बाद एफ ई में जाना है हमको, एफ ई, यहाँ पे एफ ई दिया है देखो। तो ये हमारा पहला समीकरण, ठीक। अब त्रिभुज ए बी और अब ई को लेंगे, ठीक है। त्रिभुज बी ए सी में समांतर करने, पहले ये लिख देता हूँ। देखो इसमें समांतर है ना, देखो बताया नहीं इसको, डी एफ समांतर है ई एफ के, ई ए ई के जी, ठीक है। ई ए ई के समांतर है ये। तो देखो पीछे वाली जो होगी हमारी त्रिभुज की एक भुजा होगी, ठीक है, और ये शुरू वाली जो होगी वो है काटन, एक रेखा है जो काट रही है। तो इसमें डी ई समांतर ए सी के लिखता हूँ, ठीक है। डी ई समांतर है ए सी के, तो इसमें भी आधारभूत कुछ नहीं है, ऐसे ही 7वां 8वां भी चलेगा प्रमेय, तो तीसरा निकाल आएगा प्रमेय से, ठीक है। आप पूर्ण लिख लेना। अब मैं इसको एक वो करता हूं, मैं ये है जैसा, ये ए है, ये बी है और ये सी है, डी वही बिंदु रहेगा ना, ठीक है। यहाँ पे डी लिख लिया और ये ए सी के समांतर मैंने ये खींच दिया, ठीक है। लेकिन ये पतली पतली वाले देखो, ये पतली है ये भी पतली है, तो ये डी ई ए सी के समांतर है, मोटी मोटी के समांतर था, तो ये ई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डी ई समांतर है ए सी के, दोनों समांतर है, ठीक है। तो आधारभूत प्रमेय से क्या हुआ, बी डी लिखें, बी डी बटा डी से ए में जाना, देखो बी डी ए डी नहीं डक कर देना, ठीक है। डी ए, देखो बी डी ए दोनों बराबर आ गए। अब बी ई बराबर में लिखता हूँ बी से डी, बी ई और ई से अब सी में चलेंगे, ठीक है। ई से सी में, देखो यहाँ पे बी ई सी ई निकल आया, और ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण देखो, समीकरण 1 और 2 में क्या समांतर दिखाई दे रहा है, ये वाली बाएं पक्ष समान है, तो चूंकि बी डी बराबर बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ई है, मतलब मैं ये करूँ चूंकि ये दोनों समान है और इन दोनों के बराबर ये दिया है दायां पक्ष, तो ये दायां पक्ष भी आपस में बराबर होंगे, जो हमारे सिद्ध करने से कंप्लीट हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से मैं यहीं पे लिखता हूँ, देखो समीकरण 1 व 2 से, चूंकि क्या है, ये हमारा दायां पक्ष और ये हमारा दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर है। जब ये दोनों बराबर है और इसके बराबर में जो भी चीज़ें दिया है, देखो बायां पक्ष है, दोनों बायां पक्ष बराबर है, और बायां पक्ष के बराबर में कुछ दायां में कुछ दिया है। तो जब ये दोनों मान एक ही है, दोनों एक ही है, तो इन दोनों के बराबर में दोनों समीकरण में जो भी दिए रहेंगे ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये लिख रहा हूँ, देखो बी ई लिख रहा हूँ मैं, ये देखो बी एफ है, उस बी एफ ई लिख रहा हूँ बटा एफ ई बराबर में, देखो ये बी ई और ई सी, बी ई और ई सी, देखो सेम टू सेम है, हमें यही सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ करके लिख दो, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ 5 तक। नेक्स्ट सेम टू सेम ऐसा ही कुछ नहीं दिया, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ, टाइम हो चुका है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।